बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करनी है, आराम से बात करनी है, वो इंटरव्यू वाला लोड नहीं लेना और कैमरा भूल जाना। कैमरा भुलवा के पता नहीं आप क्या क्या बुलवा लेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और इतना बड़ा संगठन चलाते हैं युवा हल्ला बोल, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? पर कोई भी संगठन चलाने के लिए लगता है पैसा। लाइक जाहिर सा सवाल है जो मन में आता है, फंडिंग कहाँ से आती है? कहीं विदेश से पैसा आ रहा है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी कहीं नहीं है वो आपको फंडिंग दे रही है? सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होता है? यहीं से होता है, क्योंकि आप कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बिना संसाधन के संभव नहीं है। और जिन लोगों के पास संसाधन है उनका कहीं ना कहीं शेयर है उस पॉलिटिकल सिस्टम में। कहने वाले ये भी कहते होंगे कि अनुपम जी को क्या मतलब ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस आंदोलन के लिए लगे हुए हैं, युवाओं के लिए लगे हुए हैं। क्या आपका क्या इंटरेस्ट है? क्या कल को चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है? अपने लिए जो राह चुनी थी, जब जाके थोड़ा बहुत कई दुविधाओं और अंतर्द्वंद के बाद जब एक समझ बनी कि नहीं ये एक काम है, दिस विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग पाथ फॉर माई सेल्फ। लोग यही कह सकते थे, मतलब आपको या हमको, ऐसे में यही कहेंगे भाई पागल हो गया है। परीक्षा पे चर्चा हो और पेपर लीक पे जो चर्चा ना करे वो छलावा कर रहा है आज के समय में। क्या हो गया है? मतलब क्या आप सरकारें इस चीज को सुनने समझने को तैयार नहीं है, या छात्र अपनी बात ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? संवाद की घोर कमी हो गई है हर स्तर पे, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे भी, आम लोगों तक के लेवल पे, परिवारों तक के स्तर पे। जो दो दोस्त कल तक एक साथ पार्क जाते थे, अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते थे और गले में हाथ डाल के वापस खुशी खुशी वापस आते थे, उन्होंने साथ पार्क जाना छोड़ दिया। सब अपने अपने बबल्स में चले गए। अच्छा, ये भी बड़ा कहा जाता है कि पेपर लीक होते हैं, फिर ये आंदोलन होते हैं और इन आंदोलनों के पीछे जो है कोचिंग सेंटर्स हैं। कहा जाता है कोचिंग वाले करा रहे हैं कि पेपर लीक करा देते हैं ताकि बार बार भर्तियां हो, बार बार छात्र आए। कोचिंग वाले जो है ना, वो तो बेचारे डरपोक हैं। पेपर लीक और जो दंगे होते हैं हमारे देश में, ये खुद ब खुद नहीं होते कभी भी, चाहे वो दिखाया जाए कैसा भी। ये सब उन लोगों के शह और आशीर्वाद से ही होता है जो। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप लल्लन टॉप का एकदम नया कार्यक्रम देख रहे हैं, नाम है बैठकी। नाम सुन के आपको लग गया होगा कि दो लोग बैठेंगे, आराम से इत्मीनान से बात करेंगे, एक विषय चुनेंगे और विस्तार से बात होगी। तो आज ये होने वाला है, हमारा नया प्रोग्राम है और हमारे साथ हैं युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम। तो आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, रोजगार के विषय में बात करेंगे, पेपर लीक के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल बड़ा कीवर्ड बना हुआ है, खूब चर्चा होती है। शुरुआत हालांकि हम करेंगे इस संगठन से, युवा हल्ला बोल से, कि कब शुरुआत हुई इस संगठन की, क्यों जरूरत पड़ी। जरूरत पे तो हालांकि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मसला है जिस पर आज़ादी के बाद से ही लगातार तमाम तरह के आंदोलन होते आ रहे हैं, अभी भी होते रहते हैं। असर कितना है और कितना नहीं है उस पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है अनुपम आपका। धन्यवाद सौरभ भाई। बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करनी है, आराम से बात करनी है, वो इंटरव्यू वाला लोड नहीं लेना और कैमरा भूल जानी है। हमारा बात कर रहे हैं बस यही। कैमरा भुलवा के पता नहीं आप क्या क्या बुलवा लेंगे। अब वो आप तो आपके ऊपर है, आप जो बताना चाहें। जी जी, हमारे सवाल रहेंगे, आपके जवाब रहेंगे। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और इतना बड़ा संगठन चलाते हैं युवा हल्ला बोल, युवाओं के बीच पॉपुलर है, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में भी खास तौर पर ये संगठन दर्ज किया जाता है जी, और आंदोलनों में शरीक रहता है लंबे समय से। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? ये दरअसल 2018 में एक आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान में होगा। कर्मचारी चयन आयोग में जो इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएँ थी उसके खिलाफ, और दिल्ली का ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स था जहां 18 दिन तक लगातार हज़ारों की संख्या में एसएससी के अभ्यर्थी बैठे रहे थे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हुए और कई और संस्थागत सुधार की मांग करते हुए। और वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पटना में, इलाहाबाद में, जयपुर में और देश के कई शहरों में बिल्कुल उसी तर्ज पे वो आंदोलन एक्सपैंड होता गया, चलता गया। और उसमें 18वें दिन हमने एक अपील किया था कि 31 मार्च को संसद मार्ग पे जो अलग अलग शहरों में देश भर में नौजवान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब एकत्रित हों और ज़्यादा धमाके के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ सरकार से अपनी मांग मांगने। तो वो जो एक दिन की रैली हुई थी, दरअसल उसका नाम था युवा हल्ला बोल। और उस दिन हमें नहीं पता था कि ये जो हमने एक
दिन के कार्यक्रम का, इस रैली का नाम युवा हल्ला बोल रखा है। ये नाम लेकर हम अगले 4 साल तक, तो कम से कम 4 साल हो गए हैं, 4 साल तक इसी नाम के इर्द गिर्द देश के हज़ारों लाखों युवा जो हैं सो जुड़ेंगे और अपने बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे इसी फोरम के इर्द गिर्द। तो मतलब एक अंतिम बात इसी सवाल पे ऐड करते हुए कि जनरली कहीं पे कोई भी संगठन बनता है तो उसकी शुरुआत होती है किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बातचीत कुछ लोग करते हैं, चर्चा करते हैं। युवा हल्ला बोल की शुरुआत जो है वो कहीं किसी कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं हुई। इसकी शुरुआत ही सड़क से हुई, आंदोलन से हुई। और हमने शुरू जब किया तो क्योंकि हमारा उस वक्त उस तरह का चैनल नहीं था, संगठन नहीं था, कॉल दे दिया, अपील कर दिया और भारी तादाद में देश भर से नौजवान आ रहे थे। हमने एक नंबर जारी किया लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए कि भाई किस स्टेशन पे कौन उतरेंगे, किस गुरुद्वारे में ठहरेंगे, तो इस नंबर पे संपर्क करेंगे। 31 मार्च तक तो उस नंबर ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट का काम किया। अगले दिन से वो नंबर खुद ब खुद ग्रीवेंस का नंबर बन गया, क्योंकि वो नंबर सार्वजनिक हो गया था बड़े पैमाने पे। तो देश भर से फ़ोन कॉल्स आने लगे, अलग अलग तरह की समस्या, कहीं किसी समूह की शिकायत, कहीं किसी इंडिविजुअल की शिकायत। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कितना गंभीर संकट है और शायद एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक सत्ता ही नहीं, पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का, जिसमें पक्ष विपक्ष सब आते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है जो मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा था, बिल्कुल स्क्रैच से, अगर हम इतने लोगों की बात सुन रहे थे, इतने लोगों की ग्रीवेंस सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत गंभीर मसला है। और फिर उस पर लगातार धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली और काफ़ी ऑर्गेनिकली, बहुत रणनीति और स्ट्रेटजी कभी नहीं बनाया हमने। जो जो समस्याएं आती गई उसमें हम शामिल होते गए, उसमें सही बात कहते गए, गलत का विरोध करते गए, करते 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 एक रूप लेता चला गया। और आज इतना है कि कई राज्यों में आप देखिए, युवा हल्ला बोल के फोरम तले सिर्फ बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस नहीं किया गया है, यंग लीडरशिप आइडेंटिफाई हुए हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे देश के सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को लीड करने की क्षमता रखते हैं, जो वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम में जिनके लिए कोई जगह नहीं थी, उनको युवा हल्ला बोल के जरिए एक स्पेस मिला है कि वो अपनी बात कह सके, लोगों से जुड़ सके, सत्ता पर, प्रशासन पे दबाव बना सके। तो ये भी एक बड़ा काम हो रहा है। संगठन होता है तो कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि भाई इतना बड़ा संगठन, आपने कहा 2018-19 में शुरुआत हुई आंदोलन के साथ, सड़क से शुरू हुआ संगठन और आज तमाम राज्यों में फैल चुका है। लोग चर्चा करते हैं इसकी और आंदोलनों में लगातार शरीक होते रहते हैं। पर कोई भी संगठन चलाने के लिए लगता है पैसा, लाइक जाहिर सा सवाल है जो मन में आता है। तो कई लोग मुझे लगता है आपसे पूछते भी होंगे कि ये चल कैसे रहा संगठन, क्योंकि आप लोग तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो। हाँ, सरकार चाहे किसी की हो। तो अगर राजस्थान में है तो अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाते होंगे, बिहार में होंगे तो तेजस्वी के खिलाफ उठाते होंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के खिलाफ उठाएंगे, तो केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो फंडिंग कहाँ से आती है? कहीं विदेश से पैसा आ रहा है या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी कहीं नहीं है वो आपको फंडिंग दे रही है? इस तरह के सवाल उठते होंगे। नहीं, सवाल उठना भी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये पारदर्शिता बरतनी भी चाहिए हम जैसे सभी लोगों को जो कुछ भी पब्लिक लाइफ में कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है संसाधन, जिसको मैंने कहा ना, संसाधन के कई आयाम हैं, उसमें एक आयाम जो है उसका फाइनेंशियल रिसोर्स है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उस चुनौती के बावजूद मुझे लगता है कि जब आप सही काम करने लग जाते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, चाहे कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे लॉयर्स हों, चाहे शिक्षक हों। हमने इन 4 सालों में कितनी भर्तियों को पूरा करने में हमारे साथियों ने जी जान लगाया है। जब उनकी भर्ती पूरी होती है तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सैलरी का पहला हिस्सा जो है युवा हल्ला बोल को दे देते हैं। अच्छा। तो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो वर्ग इतना बड़ा है कि क्राउड फंडिंग भी हम अगर करें ना तो आंदोलन को सस्टेन करने के लिए जितना भर चाहिए उतना समर्थन हमें मिल जाता है। और मैं एक मायने में मुझे लगता है थोड़ा और खुशकिस्मत हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों का विश्वास है हमारे प्रति, हमारे काम के प्रति, और उस कारण से बहुत लोग हैं जो बिल्कुल मंथली रेकरिंग सपोर्ट करते हैं। मतलब हमसे कभी कोई पूछा जाए तो हम तो बिल्कुल सार्वजनिक कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और अगर कोई गलत फंडिंग हो रही होती तो आज के दौर में
50 रुपया भी अगर कहीं से आ जाए तो बस उसी को बहाना बना के सरकार जो है अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज़ को कुचल सकती है। तो चुनौती भी है और उस चुनौती का हम सामना भी कर रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को भी बरकरार रखे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से होता है? यहीं से होता है। क्योंकि आप कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बिना संसाधन के संभव नहीं है। और जिन लोगों के पास संसाधन है उनका कहीं ना कहीं शेयर है उस पॉलिटिकल सिस्टम में, और जब उनके सहारे आप करेंगे तो फिर उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब कोई देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं काम, किस तरह से बात रख रहे हैं, किस अनकॉम्प्रोमाइजिंग ढंग से हमारे साथ ही बात रखते हैं, तो उनको समझ में आ जाए कम से कम समझौता तो अपने लाइन के साथ हमने नहीं किया है। और ऐसे किसी भी समूह से, व्यक्ति से, संगठन से, पार्टी से हम समर्थन नहीं लेते हैं जो समर्थन हमारी लाइन पर ही बोझ बन जाए आने वाले समय में। पर एक चैलेंज तो रहता होगा ये, बिल्कुल चैलेंज कि कई बार आप जैसे मान लीजिए यूपी में आप आंदोलन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि जो आवाज़ आप उठा रहे होंगे शायद वही बात समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उठा रहे होंगे, तो आपके ऊपर आरोप तो इस तरह के लगते रहते होंगे कि ये क्लैश तो बन जाता होगा। मुझे लगता है अक्सर नहीं, आरोप अलग अलग राज्यों में अलग पार्टियों के साथ जुड़ाव का। और लेकिन ये मैंने ये देखा है कि ये आरोप दरअसल वो लोग लगाते हैं जो खुद खेमों में और पार्टियों में बटे हुए हैं। जो स्वतंत्र लोग हैं उनको समझ में आ जाता है। अब कोई खुद किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, समर्थक है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बिल्कुल भाजपा का एकदम कट्टर समर्थक है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन हम राजस्थान सरकार में हुई किसी गड़बड़ी के खिलाफ बोलते हैं और वो अपने हमारे साथियों से अपने तरीके से मदद भी लेने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में वो बात होती है तो फिर वो कहने लग जाते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे हैं, राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जब बिहार में बात करो तो कहेंगे आप बिहार में क्यों बोल रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये व्हाटअबाउटरी तो हमारे कल्चर का पार्ट हो गया है इस समय, ये चलता रहता है। हम लोग बस इतना सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने मॉरल कंपास को सही रखें, हम अपने नैतिक बल को कमज़ोर ना होने दें। उसके अलावा कहने वाले बहुत कुछ उसके बावजूद कहते रहते हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। कहने वाले ये भी कहते होंगे कि अनुपम जी को क्या मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस आंदोलन के लिए लगे हुए हैं, युवाओं के लिए लगे हुए हैं। क्या उनको खुद कोई नौकरी नहीं चाहिए थी? क्या उन्होंने खुद को कोई तैयारी नहीं की? थोड़ा आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, खंगालते होंगे और आरोप भी मुझे लगता है लगाते रहते होंगे। क्या आपका क्या इंटरेस्ट है? हाँ। क्या कल को चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है? ऐसे आरोप भी मतलब सवाल लोग पूछते रहते होंगे। एक मेरा जो मानना है, मुझे लगता है राजनीति में तो मैं हूँ। अब मैं उस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से नहीं आता जहाँ कोई मुख्यमंत्री बन के भी कहे कि मैं राजनीति नहीं कर रहा जी। मतलब कोई पार्टी चलाते हुए भी कहे कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। भाई पॉलिटिक्स कैसे नहीं करते हैं? पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स के सहारे कोई गलत काम कर रहा होता है, कोई उसी पॉलिटिक्स के जरिए समाज को सही दिशा दे रहा होता है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, राजनीति करने के लिए आपको किसी राजनीतिक दल में होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने लोग पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर हैं सिर्फ वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे साथियों का, हमारे आंदोलन का ये कहना है कि हम राजनीति कर रहे हैं और हम वो राजनीति कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है इस देश को। इस देश को ज़रूरत है कि उन मुद्दों पे राजनीति हो। वो जो पढ़ाई कमाई दवाई का हमने स्लोगन दिया, जो बाद में आपको कई पार्टियों के स्लोगनेरिंग में और मैनिफेस्टो में दिखने लगा, जो हम नहीं दिया था, उन मुद्दों पे बात हो, उस पर राजनीति हो। जिस ट्रिपल ई की हम बात अक्सर करते रहते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, ये सब फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ है। ये वो है जो हमारे देश को, समाज को, दुनिया को सही दिशा दे सकते हैं। इस पर राजनीति होनी चाहिए, इस पर सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति होनी चाहिए। हमारा दायरा छोटा है। दायरा इसलिए छोटा है क्योंकि देखिए, हमारे बाप दादा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं थे, अन्ना हम लोग, हमारे बाप दादा करोड़पति अरबपति थे। मैं उन लोगों में हूँ जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो एजुकेशन लोन लेके किया और नौकरी किया हमने। अभी आपका जो सवाल था ना, हमारे बैच का जो हाईएस्ट पैकेज था वो मुझे किस्मत से मिला। मैंने ज्वाइन किया, मैंने 4 साल कॉरपोरेट में मेरा करियर रहा। थोड़ा सा बताइए, कहाँ पढ़ाई की आपने? मैंने इलाहाबाद से पढ़ाई की। इलाहाबाद से मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया और कोर सेक्टर में, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आपका हर दर्शक उस कंपनी को जानता है। अच्छा। तो उसमें मैंने 4 साल नौकरी की और नौकरी करने का एक बड़ा कारण उस वक्त ये था कि मैंने जो एजुकेशन लोन लिया उसको मैं खुद चुकाऊं, वो बोझ किसी और पे न डाल दिया जाए। लेकिन जब ये नौकरी की मैंने तो समझ में आया
कि वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। टुडे व्हेन आई लुक बैक, तो अब समझ में आता है कि वो 4 साल का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण था। उससे भी बहुत कुछ सीखा जो आज मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्पष्टता मुझे कॉलेज के समय आ गया था कि मुझे जीवन में क्या करना है, जीवन में से ज़्यादा ज़रूरी जीवन का क्या करना है। तो और आज जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि धक्के से चल रहा है या कहीं कुछ हुआ उसमें मैं शामिल हो गया। अपने लिए जो राह चुनी थी, जब जाके थोड़ा बहुत कई दुविधाओं और अंतर्द्वंद के बाद जब एक समझ बनी कि नहीं ये एक काम है, दिस विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइंग पाथ फॉर माई सेल्फ, वो भले बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम जिस परिवेश से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे सोचना भी नामुमकिन है ये सब। जिस दिन मैंने 4 साल की नौकरी करने के बाद जिस जॉब को मैंने छोड़ा था और जिस तरह का वो नौकरी थी, तो हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों के लिए झगड़ा, मतलब झटका था वो। लोग यही कह सकते थे, मतलब आपको या हमको, ऐसे में यही कहेंगे कि भाई पागल हो गया है। एक भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं था कि ये सेंसिबल है। तो रिश्तेदारों का ताने भी सुनने को मिले होंगे। रिश्तेदारों को कुछ दिन बाद समझ में आया। माँ, पिताजी, मैं एक मायने में मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ का बहुत सपोर्ट मिला है। और मतलब ऐसे फैसलों में भी जिन फैसलों से शायद वो उस वक्त सहमत ना रही हो, लेकिन मेरी माँ ने पूरा 100% बैक किया है, पूरे विश्वास के साथ। और वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही नहीं, वही एकमात्र स्ट्रेंथ रहा है मेरे लिए कि वो माँ का उस तरह से ये साथ में खड़े होना। और देखिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं आप समझ सकते हैं, वहाँ पे आपकी माँ इस तरह के फैसलों में अगर आपके साथ खड़ी हैं तो इस कारण से हम चलते चले गए आगे। और फिर अब जिन रिश्तेदारों को शिकायत रही होगी, जिन दोस्तों को लगा होगा कि ये सनक गया है, पागल हो गया है, बता हो गया है, हमारे बिहार में कहते हैं, तो उनको अब लगता है कि नहीं, इसने अपने कन्विक्शन को फॉलो किया है और उसका सही फल ही मिल रहा है, ये सही काम कर रहा है। तो अब सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। अब बिहार की आपने जिक्र किया, बिहार की यात्रा भी आप अभी जी कर रहे हैं, करके लौटे हैं जी। और बिहार में अगर हम बात करें आंदोलनों की, और ख़ासतौर पे ये रोज़गार को लेकर आंदोलनों की, तो एक लंबा इतिहास रहा है। और पिछला चुनाव अगर हम देखें तो उसमें एक बड़ा मुद्दा था, हम बिहार गए, पूरा भयानक तरीके से जहाँ भी युवाओं से मिल रहे थे वो नौकरी की बात करते थे। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी यही था, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग रोजगार की बात कर रहे थे, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। पर देखिए, सरकार नीतीश कुमार की रिपीट हुई, फिर सरकार बदल गई, तेजस्वी और नीतीश कुमार अब साथ आ गए। पर एक चीज जो है वो ये है कि छात्र अभी भी सड़क पर नजर आते हैं, और सिर्फ सड़क पे ही नहीं नजर आया, पिट भी रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं। देहरादून में भी लाठियां खा रहे हैं, और तमाम प्रदेशों में भी लाठियां खा रहे हैं, तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं। मगर इन आंदोलनों को लेकर अगर इतिहास की बात करें तो जितना इनका असर होता था, जब युवा सड़क पर उतरता था और अनशन करता था या प्रदर्शन करता था या नेताओं को घेर लेता था, तो सरकार पर असर होता था, मशीनरी पर असर होता था, शासन प्रशासन पर असर होता था, और उसके आधार पर चीज़ें बनती थीं, बदलती थीं। और आपने मुख्यमंत्री के पी सहाय का नाम सुना होगा 60-70s के दौर में। वो मतलब उनका मुख्यमंत्री पद चला गया, महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक बात है, जो छात्रों के लिए हमेशा लगे रहते थे उसी बिहार में। तो अब क्या हो गया, मतलब क्या अब सरकारें इस चीज को सुनने समझने को तैयार नहीं है, या छात्र अपनी बात ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डर है छात्रों के मन में इसलिए वो उस हद तक जाकर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या अपना आंदोलन खींच नहीं पाते हैं जहां तक कुछ निर्णय ना हो जाए। कोई सरकार ने सेफ्टी वॉल्व तैयार कर लिया है कि यहीं तक ही आ पाए, इसके आगे आंदोलन ना चल पाए। कारण क्या है? क्योंकि अब अगर आप और पहले जाएंगे, आप 70s के दौर में केंद्र के लिहाज से अगर आप देखें तो जेपी आंदोलन हुआ, उसकी शुरुआत गुजरात से हुई, मेस के खाने को लेकर हुई शुरुआत। तो वो आंदोलन ऐसा हुआ कि सरकार तक बदल गई, केंद्र की सरकार बदल गई। तो अब वैसे आंदोलन खड़े नहीं हो पाते। क्या छात्रों में चेतना की कमी है, या उनके मन में तमाम तरह के बीज बो दिए गए हैं जिनके चक्कर में वो एक साथ एकजुट होकर खड़े नहीं हो पाते, बट जाते हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, और तमाम फैक्टर्स होते हैं। चल क्या रहा है? नहीं, ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। और देखिए, सही बात है कि बीज तो बोए गए हैं इस दौर में कई तरह के, और
ऐसा नहीं था कि उस वक्त अलग अलग आइडेंटिटीज़ के नाम पे पूर्वाग्रह नहीं थे लोगों के मन में। कई बार हम लोग कहते हैं कि आज के समय में इतना नफरत धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे देश में, समाज में, राजनीति में है। तो वो ठीक बात है, बहुत बड़ा है और उसको एक तरह से शह मिली है सत्ता की तरफ से। लेकिन जो पूर्वाग्रह है जाति धर्म को लेकर, वो पूर्वाग्रह 2014 के बाद शुरू नहीं हुए, वो पहले भी थे। लेकिन उस पहले की परिस्थिति में भी क्या था कि उस वक्त पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इतना डिस्क्रेडिटेड नहीं था जितना आज के दौर में है। उस वक्त आंदोलन कुछ चल रहा है और उसमें राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक काम होता था आंदोलन करना, सिर्फ चुनाव लड़ना और सिर्फ चुनाव की मशीनरी बन जाना मात्र नहीं होता था। सिर्फ किसी भी तरीके से पावर में आ जाना है, सिर्फ इतना भर नहीं था। कई कार्यों में से एक काम था आंदोलन भी राजनीतिक पार्टियां करेंगी। अब हमने आंदोलन का काम मान लिया है कि भाई बेरोजगारी पर आंदोलन होगा, वो अनुपम जैसे लोग करेंगे। वो कोई एज्यूम भी नहीं करता कि वो विपक्ष की पार्टियों का इनका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 ट्वीट करेंगे, विधानसभा लोकसभा में सवाल करेंगे, लेकिन उस असंतोष को, आक्रोश को एक सकारात्मक ढंग से एक सड़क पे उस ऊर्जा को आगे ले जाएंगे, ये होता नहीं है आज के समय में। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है। उदाहरण भी आपने बिल्कुल ठीक दिया। आप देखिए पूरा जेपी मूवमेंट जो था उसमें बेरोजगारी एक अहम मुद्दा था। जयप्रकाश नारायण जी ने बेरोजगारी, महंगाई अहम मुद्दे थे जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन बन गया, जो बिहार आंदोलन। और इंदिरा गांधी जैसी सत्ता को, जिसको उस वक्त भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, उनको उखाड़ फेंका गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज भी संभव है, और भी संभव है से कहीं ज़्यादा मुझे ये लगता है कि यही तरीका है आज के दौर में जो खराबियां हैं, कमियां हैं, उसको सुधारने का यही रास्ता है। और वहीं से ऊर्जा और होप कम से कम मेरे जैसे लोगों को मिलती है कि हम लगातार लाख दबाव के बावजूद स्वतंत्र होकर इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सौरभ भाई, इसी सवाल के बहाने मैं जो बात कर सकता हूँ, मुझे लगता है 2 चीज़ें हुई हैं इस वक्त हमारे देश में। एक संवाद की घोर कमी हो गई है हर स्तर पे, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे भी, और वो परकुलेट हुआ है बिल्कुल यूनिट लेवल तक, आम लोगों तक के लेवल पे, परिवारों तक के स्तर पे। आज हम और देखिए, हम उस स्वतंत्रता आंदोलन से आज़ाद हुए देश हैं जहाँ पे कि इतने मतभेदों के बावजूद, अब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की बात हम कई बार करते हैं, कई बार हमको बताया जाता है कि बिल्कुल वो तो जानी दुश्मन थे। लेकिन आप देखिए जिस वक्त उनके बीच सबसे ज्यादा मतभेद थे, चरम पे जिस वक्त था, उस वक्त भी उनके बीच का पत्राचार अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कितना सम्मानजनक संवाद चल रहा था। अंबेडकर और गांधी के बीच का संवाद देखिए, जितने भी हमारे वो आइकन्स थे उन सब के बीच का, ये विशेषता थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की और हमारी पूरी पुरातन संस्कृति की ये विशेषता रही है। शास्त्रार्थ से सत्ता तय हो जाने वाला समाज रहा है हमारा, लड़ाई और युद्ध की जरूरत नहीं रहती थी। वहां पे आज क्या हो गया है, आप देखिए पार्टियों में, बड़े नेताओं में तो संवाद छोड़िए, अब ये हो गया है कि जो 2 दोस्त कल तक एक साथ पार्क जाते थे, अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते थे और गले में हाथ डाल के वापस खुशी खुशी वापस आते थे, उन्होंने साथ पार्क जाना छोड़ दिया है। सब अपने अपने बबल्स में चले गए। आप परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, आप अनकंफर्टेबल टॉपिक पे लिखने से बचने लगे हैं। एक सेल्फ सेंसरशिप हो गया है। ये संवाद की जो कमी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके कई सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। उसमें से एक मैनिफेस्टेशन है कि हम देखते नहीं हैं कुछ चीज़ों को बदलता हुआ, क्योंकि ये संवाद की कमी का एक नतीजा है। एक बात ये, और दूसरा, हम में से कई लोगों को अन्याय का बोध उसी दिन होता है जब तलवार अपने गर्दन पे लटक रही होती है। उसके अलावा कुछ भी किसी और के साथ अन्याय हो रहा हो, उसको हमने महसूस करना बंद कर दिया है। मतलब अब ये, और उसको देखिए, मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। अब एसएससी को लेकर कोई प्रोटेस्ट होगा, एसएससी अभ्यर्थी उसमें प्रदर्शन करेंगे, और जो रेलवे के जो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है, या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खुद को यूपीएससी के लायक मानते हैं, एसएससी को थोड़ा वो रहते हैं,
उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो राज्यों में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनको शिक्षक बनना, उनको लगता है कि एसएससी का प्रोटेस्ट जो है हमसे मतलब 7 आसमान दूर है, वो उसमें उनकी राय भी नहीं होती। राय होती है तो कई बार ये होती है कि भाई मतलब राजनीति कर रहे हैं ये लोग, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो जब सरकारी बैंकों को प्राइवेट फायदे में चल रही सरकारी बैंकों को भी बेचा जाता है, तो जिस बैंक को बेचा जा रहा हो तो उसके अलावा दूसरे बैंक वाला ही सरकार के समर्थन में होता है। किसान आंदोलन में आप चले जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप किसान आंदोलन में कैसे खड़े हैं, आप कौन सी खेती करते हैं, ये बताइए। तो ये जो है ना कि आप किसी भी इनजस्टिस में तभी बोल सकते हैं उसका पार्ट, उसका आपको लोकस स्टैंड आई बताना, मतलब अन्याय के लिए तो कोई लोकस स्टैंड आई नहीं होता है ना। सड़क पे किसी को पीटा जा रहा हो, आप उसको बचाने जाएं और आपसे पूछा जाए कि भाई तुम भाई हो इसके, क्या हो, तुम क्यों इसको बचाने आए हो, ये वैसा समाज का निर्माण किया जा रहा है। इससे फायदा किसका होता है? फायदा होता है उनका जो सत्ता में होते हैं। क्या फायदा होता है? हर कोई जो सत्ता से सवाल कर रहा है, लड़ रहा है, वो सब अलग थलग होते हैं, सब अपने अपने बबल्स में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे ही उनके बबल में कोई दूसरा आता है, उससे सवाल पूछा जाता है, तुम कैसे किसान आंदोलन में आए, तुम बताओ, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। वो अपना सर्टिफिकेट दिखाने लग जाए, हमारे पास भी जमीन है, हम भी ये खेती करते थे, हम भी। भाई नहीं करते थे खेती, नहीं है किसान, गलत हो रहा है और हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये बोलने के लिए कोई, इसके लिए क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए? ये लेकिन आज बन गया है आज के समय में। और बड़े उदाहरण छोड़िए, जो बेरोजगार युवा हैं उनके बीच भी ऐसा हो गया है। तो ये जो है कि हमें अन्याय का बोध नहीं रहता है, उसी दिन लगता है इनजस्टिस है जिस दिन तलवार अपने गर्दन पे लटक रही हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों कोई बड़े पैमाने पे कुछ भी बदलाव के लिए कुछ होता दिखता नहीं है हम लोगों को। मैं कम से कम पिछले 4 साल से जो भी काम कर रहा हूँ, उसके पीछे का स्पिरिट ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 बातें। मतलब ये सार्वजनिक रूप से कहीं किसी मीडिया इंटरेक्शन में मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन अपने साथियों जिनके साथ हम काम करते हैं और इस पूरे प्रोसेस में जो लोग तैयार हो रहे हैं, उनसे हमेशा यही बात होती रही है कि अगर इन 2 चीज़ों में हम लोग कुछ भी योगदान कर सके इसको बेहतर करने का, तो कई चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ये असल समस्या है आज के दौर की, और इसी कारण से हमको फिर दिखता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव के लिए नहीं हो रहा। और ये सुधार हुआ है, मतलब मैं पूरा ग्लूमी एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहता बातचीत से। ये पॉजिटिव बात ये है, मेरा ये मानना है कि पिछले 2, 3, 4 वर्षों में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब ऐसा होना शुरू हुआ है कि हमारे बेरोजगारी के खिलाफ हम कैंपेन करते हैं तो रेल कर्मी, बैंक कर्मी, उन बैंक यूनियन, रेल यूनियंस के माध्यम से उस आंदोलन में शामिल होते हैं। जब मैं यात्रा करता हूं पूरे बिहार की 2 महीने तक, तो आपके मन में सवाल जो आपने जैसे संसाधन का पूछा कि कैसे, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उन लोगों से हमें मिलता है, ऐसे समूहों से जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे यूनियंस हो, ऐसे अलग अलग संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस हो। हम कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हो सकता है कोई बड़ा समूह कर रहा हो तो उसको किराया लग जाए 20,000 रुपया, लेकिन जो करवा रहे होते हैं उनका हमारे प्रति इतनी दयालुता होती है कि वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो इसमें आपके साथ हैं, आप जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ आपका काम नहीं है, हम सबका काम है, आपसे हम नहीं लेंगे चार्ज। तो हम उसी माध्यम से कर पाते हैं बड़े से बड़ा काम इस तरह के सपोर्ट से। तो ये थोड़ा बदला है कि एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो भाव है, बोध है, यही तैयार करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी समय कोई भी एक ऐसा स्पार्क, जैसे आपने खुद उदाहरण दिया कि मेस में खराब खाने के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो अंततः इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने तक पहुंच गया। तो आप देखिए कि वो मेस के खराब खाने का जो प्रोटेस्ट था, वो कोई कैंपेन डिजाइन नहीं था, किसी ने बैठ के उस कैंपेन को डिजाइन नहीं किया था कि ऐसा होगा। उसमें एक स्वतः स्फूर्तता थी, उसमें एक एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी था। मेरा मानना है कि बेरोजगारी को लेकर भी पूरी संभावना है कि ऐसे ही किसी, जैसे उत्तराखंड में अभी पेपर लीक का सवाल हुआ, एक मुद्दा हुआ जिसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसे ही किसी स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट के जरिए हम उसको सिर्फ उस भर्ती भर की मांग न रख के एक पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल चेंज हो, उसकी कोशिश और उसका आंदोलन उसको एक ढंग से बना सके, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये हो सकता है आज से 10 दिन में ही दिख जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है आज से 10 महीने में दिखे, ये कब होगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये कोई कैंपेन नहीं है जिसका हम कमरे में बैठ के डिज़ाइन कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं, हम उसके लिए स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर सकते हैं, हम उसके लिए आप जैसे
मित्रों के माध्यम से कई लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उसकी तैयारी में रह सकते हैं। जिस दिन वो अवसर आएगा तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारा देश फिर से सही दिशा में जाए। और जो लोग बेरोज़गारी जैसे सवाल के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को भी तैयार हैं, भारत जैसे देश में, आप समझिए, मतलब भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, कितना विडंबना और आयरॉनिकल है। 65% से 70% आबादी जो है 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। अगर इस देश में आइडेंटिटी के नाम पे लोगों ने पॉलिटिक्स किया है, तो आप देखिए किसी जाति की जिसकी जनसंख्या 17% है, उसकी आइडेंटिटी के नाम पे सिर्फ राजनीति करके, कोई पॉजिटिव बात ना कह के सालों साल लोगों ने हुकूमत किया। किसी की 20% आबादी है, किसी वो आइडेंटिटी जाति का भी हो सकता है, धर्म का भी हो सकता है, किसी की 10% है, उस आइडेंटिटी के नाम पे इतना कर लिया। हम जिस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं वो 70% है, वही देश है। युवा की बात, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, उसको आउटसोर्स कर दिया है पार्टियों ने, अपने अपने यूथ विंग को। आप संवाद की जैसे बात कर रहे थे कि छात्रों के बीच या अलग अलग गुट हैं या अलग अलग नौकरियां हैं सबकी, तो सिर्फ अपने जब हित आते हैं तब लोग सड़क पर उतरते हैं, और दूसरे की जब बात आती है तो फिर उनके दिमाग में पॉलिटिक्स आ जाती है कि नहीं, ये तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, अपना है तो हमारा विरोध जायज़ है, सामने वाला कर रहा है तो उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई पार्टी है उसके पीछे, खासतौर पर सोचते हैं। तो ये संवाद कमी बताइए, मगर आप कह रहे लोग जुट भी रहे हैं साथ आने की, अब जब धीमे धीमे जब भुगता है तब साथ आना भी शुरू हुए हैं। ठीक बात। तो एक संवाद की बात मैं उस नज़रिए से समझना चाहता हूं, जब कोई आंदोलन आप लोग खड़ा करते हैं, या आपने तमाम आंदोलनों को देखा होगा, क्योंकि मैं कभी किसी इस तरह के छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं था, तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी ये आई, सवाल आया मेरे मन में कि जब नेताओं से आप मिलते होंगे या जिम्मेदारों से मिलते होंगे, तब किस तरह के संवाद होता है, वो लोग किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि तमाम बार हम देखते हैं कोई आंदोलन खड़ा होता है, कोई प्रदर्शन होता है, तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं टूल किट गैंग बोल दिया जाता है, या तमाम और तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। या जैसे कि कल देहरादून में हमने लाठीचार्ज देखा, तो उसमें दो तरह के तर्क चल रहे थे कि भाई वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उस पर आपने लाठीचार्ज किया, उसके बाद छात्र अपना भागे, हंगामा हुआ, उसमें पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उसको उस तरीके से, छात्र बदमाशी कर रहे थे, उन्होंने पत्थरबाजी की, इसलिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। तो इस तरह के जो एक एंटी फोर्स काम करती है चाहे सोशल मीडिया में, तो ये संवाद किस तरह का होता है सरकारों से, नेताओं से, अधिकारियों से, वो किस तरीके से लेते हैं इस आंदोलनों को, उनको उसके पीछे एजेंडा नजर आता है या जेन्युइनली इस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं, कभी कोई अंजाम पे पहुंचा बातचीत? नहीं, बहुत कुछ ये जिस सरकार की बात हो रही होती है उस सरकार की राजनीति से तय होता है। अधिकारियों के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, चाहे वो कितना भी शीर्ष अधिकारी हो सकता है उसके मन में संवेदना हो किसी प्रदर्शन को लेकर, हो सकता है उसके मन में संवेदना ना हो, लेकिन उसका व्यवहार इस यहाँ से गाइड नहीं होता है कि उसके मन में संवेदना है या नहीं है। उसका व्यवहार यहाँ से गाइड होता है कि उसके जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनकी कितनी संवेदना है, उनकी क्या रणनीति है। मेरा ये अनुभव रहा है, देखिए कि अब यही है, मैं ये बात कहूँगा तो कुछ लोगों को लग जाएगा कि मैं एक पार्टी को विशेष तौर पे कह रहा हूँ। भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे तो आप इस तरह के प्रदर्शन करेंगे तो इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो आपको टूल किट गैंग, एंटी नेशनल है, विकास विरोधी हैं, काम नहीं करने देना चाहते हैं, ये वहाँ से मोटिवेटेड हैं, इसके पीछे वो लोग हैं, उसके पीछे वो लोग हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये वामपंथी है, जितने भी टैग्स हो सकते हैं, ये टैगलाइन देने का काम जो है ये ज़्यादातर भाजपा की सरकारें करती हैं। अब ये मैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए कहूँ, ये बात ना कहूँ, ये बिल्कुल बेईमानी होगी। कम से कम नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में इतना होता है कि जब कोई बड़ा प्रदर्शन हो जाए अगर, तो नॉन बीजेपी में, जैसे कि राजस्थान का मैं उदाहरण आपको देता हूँ, राजस्थान में हमारे साथी मित्र हैं, मुझे लगता है राजस्थान प्रदेश में तो कम से कम बेरोजगारी के सवाल को तो कम से कम भाजपा से ज़्यादा मजबूती से हम लोग उठा रहे हैं। और जब हमारे साथी वहाँ उठाते हैं, जयपुर में जवाहर सर्कल पर कोई बड़ा प्रदर्शन हो गया, तो सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि इंगेज करता है, बात करता है। हो सकता है बात ना माने, हो सकता है उसके बाद भी वो सुधार ना करे, हो सकता है वो बात समझे ही ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बात करते हैं, इंगेज करते हैं। ये चीज़ें, तो ये मैंने कहा ना, ये डिपेंड इस पे करता है कि जो लोग रूल कर रहे हैं उनकी राजनीति किस तरह की है, वो किस ढंग से प्रदर्शनों और विरोधों को देखते हैं। और भाजपा कभी भी प्रदर्शन, विरोध, आंदोलनों को सकारात्मक ढंग से नहीं देखती है। और मगर ये पार्टी निकली तो आंदोलनों से। और देखिए एक चीज, जैसा मैंने कहा कि जाति धर्म के नाम पे पूर्वाग्रह जो है ये 2014 के बाद पैदा नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद एक चीज जरूर हुआ हमारे देश में। 2014 से पहले क्या होता था, जब भी कोई आंदोलन चलता था तो आंदोलन एक सकारात्मक शब्द होता था। आप याद करिए उस दौर को,
और हमारा देश आज़ाद ही आंदोलन के माध्यम से हुआ, युद्ध से नहीं हुआ। इट वॉज नॉट अ बैटल। हमारा देश, हो सकता है कुछ लोग बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल जहाँ जहाँ हुए वहाँ वहाँ अंग्रेज जीते, जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ भारत जीता। देश स्वतंत्र हुआ आंदोलन से। हमारे देश की अवधारणा जो है उसको, वो बनी स्वतंत्रता आंदोलन से, हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट के प्रति हमारे देश में हमेशा एक पॉजिटिव भाव रहा है। जब भी कोई आंदोलन होता था तो लगता था कि कुछ सृजन हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, लोकतंत्र प्यूरिफाई हो रहा है, इस तरह की बातें होती थी। और 2013 के अन्ना आंदोलन तक लोग ऐसा ही मानते थे। लेकिन 2014 के बाद से आंदोलन वही करता है जिसको देश से दिक्कत है, जिसको सरकार से दिक्कत है, जिसको धर्म से दिक्कत है, ऐसा बना दिया गया है आज के समय में। तो आंदोलन करने वाले लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाए, ऐसा इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए ऐसा एक माहौल बनाया है। वो भुगतना पड़ता है हम जैसे लोगों को। आप वाजिब बात, सही बात भी कह रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कि भाई इसमें आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। वो समझते ही नहीं है कि क्या ज़रूरत है, वो समझते ही नहीं है कि ज़रूरत ही नहीं, आंदोलन होना बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र सड़ जाएगा। ये लोग नहीं समझते हैं। तो ये बदला है 2014 के बाद से, और यहीं से डिक्टेट होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, प्रशासन किस तरह से डील करती है प्रदर्शनों से। ठीक बात है। तो संवाद का हमने जिक्र किया, किस तरह का आंदोलन अभी मतलब छात्रों के आपके हिसाब से पूरे देश में चल रहा है? कहाँ कहाँ भर्तियां अटकी हुई हैं? ये पेपर लीक हम बड़ा सुनते रहते हैं। उत्तराखंड में इसको लेकर देहरादून में खूब आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से हम देख रहे हैं। बिहार में चलता रहा है, उत्तर प्रदेश में चलता रहा है, राजस्थान में चलता रहा है पेपर लीक को लेकर। तो कहाँ कहाँ फिलहाल इस तरह का आंदोलन एक्टिव है? देखिए, मुझे लग रहा है कि समस्या तो पूरे देश में है। ये बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है। मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। और आप इसके पर्याप्त आंकड़े हैं और रियल लाइफ स्टोरीज हैं, दोनों चीज़ें हैं। आप CMI का डेटा देख लीजिए, सरकार का अपना NSSO का डेटा देख लीजिए, या NCRB का डेटा देख लीजिए, जो आपको बताता है कि बेरोज़गारी के कारण खुदकुशी किस कदर बढ़ी है हमारे देश में। हर आंकड़े और सड़क पे जो दिख रहा है हमको, ये सब से ये स्पष्ट हो रहा है कि बहुत बड़ा अनरेस्ट है, अंदर अंदर बहुत आक्रोश है। कई बार हम आप जैसे लोगों को वो दिखता नहीं है, क्योंकि उस असंतोष, आक्रोश की मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, उसको गायब कर दिया गया, उस पर पर्दा डाल दिया गया। वो एकाएक फूटता है गुस्सा, तब हमको लगता है कि अरे ये कहाँ से इतने लोग आ गए, ये कौन सी बड़ी चीज़ हो गई। तो अंदर एक सिमरिंग एंगर है, ये मुझे लगता है कि इस वक्त है, और उसी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं मिस कर गया, आप क्या उसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट? मैं पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ आंदोलन चल रहे हैं। हाँ, किस कौन कौन सी किस तरह की भर्तियां अटकी? तो उसमें देखिए, ज़्यादा जो है ना, जो जैसे अभी तो मैंने बेरोजगारी की बात की, और अब उसका असर ये हुआ है कि क्योंकि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र 93-94% तो जॉब मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बाकी जो बचा वो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नोटबंदी जैसी चीज़ों के कारण बहुत नुकसान हुआ। तो दबाव सारा बन गया है सरकारी नौकरियों पर। तो कल तक जो नौजवान या नवयुवती किसी प्राइवेट सेक्टर में जिसको जॉब मिल सकती थी, वो बीटेक करके भी आज रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। बिल्कुल, वो नहीं भरता। इस तरह खूब खबरें आती हैं, ना। तो हाँ, तो वो इसलिए भर रहा है। तो इसलिए इसको उस नज़र से पहले तो नहीं देखना चाहिए कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऐसे तो हम लोग व्यापक बात करते हैं, पूरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने आंदोलन में। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी की भी बात कर रहे हैं, जब आप उत्तराखंड के प्रदर्शनों की भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो दरअसल वो जो पूरा एक्यूमुलेटेड एंगर है पूरे देश में बेरोजगारी को लेकर, जो असंतोष, आक्रोश है, उसका जो गुस्सा फूटने का एक माध्यम है, वो बस वो चीज़ आप दिखा रहे हैं। तो ये हर जगह चल रहा है। बिहार में वही हालत है। देखिए, आप बिहार में अभी बिहार SSC का पेपर लीक हुआ। 3 पालियों में परीक्षा हुई। जो पहली पाली की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया, बाकी 2 को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। उससे पहले BPSC का हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास भी लंबी लिस्ट रखी हुई है, अलग अलग राज्यों की। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं। बिल्कुल, राजस्थान में मैं देख पा रहा हूँ 6-7 हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं 1 दर्जन है। उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हर जगह की एक ही कहानी है इस मामले में। और दिक्कत ये होती है ना सौरभ भाई, कि
हमारे देश में तो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं और खूब ज़बरदस्त इवेंट होता है वो। अभी कोई आंकड़ा आया था कि एक परीक्षा पे चर्चा आयोजित करने में जितना पैसा खर्च होता है उतना एक केंद्रीय विद्यालय या नवोदय स्कूल का वार्षिक बजट होता है। तो अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर दें या आसान प्रश्नों के पहले उत्तर दें, ये बताते हैं। पानी पी के सोना चाहिए, सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, यही गुण ज्ञान देते हैं वो। परीक्षा पे चर्चा हो और पेपर लीक पे जो चर्चा ना करे वो छलावा कर रहा है आज के समय में। आप पर्चा लीक हो जा रहा है, फिर कौन सी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं जिस पे आप पर्चा लीक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं? पेपर लीक पे एक शब्द जिन्होंने नहीं बोला वो कहते हैं हम परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। और इस बात को जो लोग एक्सपोज ना करें उनसे हमारी शिकायत हो कि ना हो, बताइए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जो बेरोजगारी के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन होगा वो आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं होगा, इस देश की मीडिया के भी एक बड़े वर्ग के खिलाफ होगा। बहुत अंदर अंदर गुस्सा है। वो आपने देखा होगा जब पिछले साल रेलवे वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप उसका कैरेक्टर थोड़ा एनालाइज करिए। गुस्सा डायरेक्टेड कहां रहता है? किस गुस्से को सबसे ज्यादा तुरंत ट्रैक्शन मिलता है? जैसे ही मीडिया की बात होती है। तो इस देश में ये हालत हो गई है। आप लोग तो मतलब रोजगार की बात, शिक्षा की बात लगातार बड़े तरीके से करते रहे, लेकिन ये स्पेस श्रिंक होता जा रहा है हमारे देश में। तो ये समस्या है एक कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करें, और जो सिर्फ देश के सर्वमान्य नेता नहीं है, वो देश के सर्वमान्य गार्जियन बनना चाहते हैं। उनका कम्युनिकेशन उसी तरह का। आपका मानना पेपर लीक या जो समस्याएं हैं उन पर भी प्रधानमंत्री को बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तब आप मानेंगे कि कंप्लीट बातचीत है। हाँ, बिना पेपर लीक पे बात किए परीक्षा पर चर्चा जो है वो छलावा है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ। वो कौन सी परीक्षा पे चर्चा? जो परीक्षा का पेपर ही लीक हो जा रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, और देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करे, पेपर लीक पे एक शब्द ना बोले, तो फिर कौन सी परीक्षा पे चर्चा? तो ये सब समस्या है। और पेपर लीक का तो मैंने ये देखा है कि कोई भी सरकार इतना पेपर लीक होता है उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी क्या है, सुधारने को तैयार नहीं है। उसका एक कारण पेपर लीक ना हो, सुधरे कैसे? इसका उपचार क्या है? देखिए, उसका एक कारण है। देखिए क्यों ऐसा होता है। ये मैं अक्सर ये बात एक कहता हूँ कि पेपर लीक और जो दंगे होते हैं हमारे देश में, ये खुद ब खुद नहीं होते कभी भी, चाहे वो दिखाया जाए कैसा भी। ये सब उन लोगों के शह और आशीर्वाद से ही होता है जो राजनीतिक सत्ता में है जो लोग। अब मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया, जैसे कि अभी आपके पास भी पूरी एक लंबी सूची है और हर राज्य की सूची है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर जगह कोई पार्टी नहीं छूटी, कोई पार्टी नहीं छूटी है इससे। अब आपके पास तो सूची में वही न है जिसकी जानकारी आपको मिल गई। बिल्कुल। अगर जितने भी पेपर लीक हो रहे हो सबकी जानकारी आपको मिल जाती तो फिर पेपर लीक तो इसी से बंद हो जाता, फिर तो नहीं हो रहा होता ना। आप ये मानेंगे ना कि ये जो जानकारी है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा। मतलब 10 परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा होगा, 10 में से मैक्सिमम कम से कम तो 6-7 का पता हमको आपको नहीं चल रहा है ना, तभी तो पेपर लीक जारी है। अगर 10 के 10 पता चलने लग जाए तो उतने में ही पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। तो ये दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पहली बात ये, जिसमें फिर हमें पता चलता भी है उसमें सरकार जल्दी मानती नहीं है। जैसा आपने कहा, सरकार कब मानती है? जब मान लीजिए हम जैसे लोग हल्ला हंगामा करने लग जाए, कुछ अभ्यर्थी शोर करने लग जाए, उस पर कोई आंदोलन हो जाए, तब जाके सरकार मजबूर होती है कि चलो उस भर्ती को रद्द कर देते हैं जिसका पेपर लीक हो गया था। और अगर थोड़ा और तेज आंदोलन हो जाए तब क्या होता है? देखिए, इसको समझने का तरीका है, ये 3-4 लेयर्स पे जिम्मेदार लोग हैं। पहला लेयर तो वो है जो सरकार करती है कि उन अभ्यर्थियों को ही गिरफ्तार करने लग जाती है जिन्होंने पेपर खरीदा होगा, या कहीं पे जहाँ पे कि ऑनलाइन एग्जाम में रिमोट एक्सेस से स्क्रीन शेयर होता है। ये भी एक नई तकनीक है डिजिटल इंडिया में पेपर लीक कराने का। तो उसमें सॉल्वर्स बैठते हैं, तो उन सॉल्वर्स को गिरफ्तार कर लिया जाना। ये थोड़ा बहुत
कुछ अभ्यर्थियों को, उन सॉल्वर्स को, उनको अरेस्ट कर लिया और सरकार ने कह दिया कि हमने तो इतनी गिरफ्तारी कर दी। तो ये आप सुनते हो कई बार, कई सरकारें कहती है हमने तो गिरफ्तारी की है, हमने तो गिरफ्तारी की है। पकड़े गए, हाँ, पकड़े गए। तो पकड़े कौन गए? पकड़ा गया वो बेचारा जिसने मतलब पैसा जुगाड़ कर लिया था पेपर खरीदने के लिए, या कोई सॉल्वर जिसको पैसे की लालच में जो दूसरे की बजाय बैठ के वो परीक्षा दे रहा है, वो पकड़े गए। आप कहते हैं फेस सेविंग होती है, जड़ पे नहीं जाती। हाँ, सेकंड स्टेप क्या है? अगर इससे भी थोड़ा और आगे चल जाए किसी भर्ती में कोई सरकार, तब मामला रफा दफा करने की पूरी कोशिश होती है। उन कर्मचारियों, आपने अक्सर ये खबर सुना होगा कि फलाने विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। ये थे सरगना, और वो निरीह कर्मचारी जिसकी भागीदारी रही होगी, लेकिन बक स्टॉप्स देयर, उसको मामले को वहीं पे क्लोज करने की कोशिश होती है कि भाई ये जो पकड़ में आए हैं ना, ये जो बेचारे निरीह से कर्मचारी हैं, यही सरगना थे, यही सारा खेल कर रहे थे। और अक्सर सुनते हैं हम लोग इस तरह की खबर ना, और फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। अगर आंदोलन और तेज हो जाए, इससे भी संतुष्ट ना हो हम लोग, तब उससे नेक्स्ट स्टेप है दलालों का। ये इनसे थोड़े पावरफुल लोग हैं, इन कर्मचारियों से। और जब बात वहाँ तक पहुँचती है, तब इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि वो जो दलाल हैं, जो एक मायने में मास्टरमाइंड जैसे हैं लेकिन मास्टरमाइंड नहीं है, वो मास्टरमाइंड इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी का आशीर्वाद प्राप्त है, उन पर किसी की सरपरस्ती है, कोई जो सत्ता में है उसकी शह है उसके ऊपर, इसलिए वो ये काम कर रहा है। उसको एक्सेस है कई अधिकारियों के पास, कई ऑफिसेज में। वो सिस्टम को समझता है, नेताजी को समझता है, सब कुछ समझता है। और वो जो पूरा खेल करके जो भी काला धन जुटा रहा है, वो राजनीति में ही लग रहा है घूम फिर के। तो जब दलालों तक मामला पहुंचने लग जाए, तब फिर खबर आती है कि ये, जैसे यूपी में आपको ध्यान में होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक जनाब पकड़े गए, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ उनका, लेकिन उनकी तस्वीर दिखने लग गई भाजपा के एक मंत्री जी के साथ, सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ दिखने लगी उनकी तस्वीर। तो लोगों ने कहना कि ये तो भाई आपके प्रतिनिधि थे, ये जगह जगह आपकी जगह मीटिंग में जाते थे, ये इसके मास्टरमाइंड है। ये है एक्सट्रीम लेवल जहां तक कोई सरकार किसी भी हाल में जाने देती है, क्योंकि इसके बाद तो फिर क्लियर हो जाता है कि भाई पेपर लीक कौन करा रहा था, कहां से हो रहा था। तो देखिए, पेपर लीक जैसी घटनाओं की अगर जांच होने लग जाए ईमानदारी से, निष्पक्षता से, और जड़ तक अगर पहुंचने लग जाए लोग, तो जड़ हमेशा जो है सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंच जाएगा। सरगना वही लोग होते हैं। अगर जांच वहां तक पहुंचने लग जाए, देखिए पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी। ये 2-4 को गिरफ्तार कर लिया, किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को पकड़ लिया, इतना भी जल्दी नहीं होता है, जनरली ये भी नहीं होता है, लेकिन इतना भर होने से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि सरकार ने कुछ कार्रवाई की, एक्शन किया। असल में ये तो लिपापोती होती है। तो अगर आप जो चरम सरगना है उनको पकड़ ले जाएं, तो देखिए फिर पेपर लीक की घटनाएं खुद ब खुद बंद होने लग जाएंगी, जो कहीं नहीं होता, किसी राज्य में नहीं होता है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं रुकने वाला, चलता रहेगा। देखिए, पेपर लीक रुकेगा सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से। ये हम कहें कि ठीक है, सरकारें कुछ कुछ कर रही हैं, जैसे आज मैंने देखा राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, तो उसमें कहा कि हम स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं पेपर लीक के लिए। तो ये सब ठीक है, हेडलाइन के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्पेशल देहरादून में भी कल रात मुख्यमंत्री आए, हाँ, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ कुछ ट्वीट भी किया है, कहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हमारे देश में कानून जो है वो कम है, अभी हमारे देश में जो लोग सत्ता में हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, उनके पास अधिकार कम है, बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग, लेकिन करेंगे तब जब वो पॉलिटिकल विल होगा। अभी मैंने पूरा चेन बताया ना, इस चेन में आप समझिए ना, इस चेन में ईमानदारी से कौन काम कर सकता है? वही कर सकता है जो बिल्कुल, जिसकी राजनीति स्वच्छ होगी, जिसकी पार्टी, जिसकी राजनीति उन लोगों के पैसे से नहीं चल रही होगी। वो ऐसा नहीं होने देगा अपने इर्द गिर्द। ऐसा कोई है ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, तो पेपर लीक की घटना नहीं रुकेगी। अच्छा, ये भी बड़ा कहा जाता है कि पेपर लीक होते हैं, फिर ये आंदोलन होते हैं, और इन आंदोलनों के पीछे जो है कोचिंग सेंटर्स हैं, कहा जाता है कि कोचिंग वाले करा रहे हैं, कि पेपर लीक करा देते हैं ताकि बार बार भर्तियां हो, बार बार छात्र आए, कोचिंग वाले जो है ना, वो तो बेचारे डरपोक हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और डरपोक क्यों है? क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है, जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो दरअसल कोई गुरुकुल तो चला नहीं रहे हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे
छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं अपना, और वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक ढंग से। जो काम आइडियली हमारे शिक्षा व्यवस्था को करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रही है, उसकी वो भरपाई कर रहे हैं कुछ हद तक। अब हमने तो ये देखा है कई प्रदर्शनों और आंदोलनों में, कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि कोचिंग चलाने वाले लोगों को प्रशासन बुला के थोड़ा सा हड़का देती है और वो तुरंत वीडियो बनाने लग जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। अब बात है कि मैं अपना कम्युनिकेशन उनकी तरफ डायरेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो भड़काएंगे क्या? वो तो ये आंदोलन हो इसमें बाधक हैं वो। अगर इस देश के छात्र, युवा, अभ्यर्थी, उनको सही में सपोर्ट करना चाहिए। कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने अपने तरीके से सपोर्ट करते भी हैं, इस बात को समझते भी हैं। जैसे कौन? नाम लेने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन कई शिक्षक हैं जो समझते हैं इस बात को, जो व्यवस्था को समझते हैं, उसकी खामियों को समझते हैं, और उनका सपोर्ट करने का मतलब क्या है? ये कहना कि छात्रों को कि नहीं भाई, आपका एक धर्म ये भी है कि आप गलत के खिलाफ बोलें, इतना कहना भी शिक्षक। देखिए, छात्र आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं होता है, छात्र आंदोलन शिक्षकों का भी आंदोलन होता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग दरअसल अपना सिर्फ व्यवसाय चला रहे हैं, तरह तरह के रूल्स को वायलेट भी कर रहे होंगे, हर कोई कुछ ना कुछ छोटा मोटा कहीं नहीं भी कर रहा होता है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ पकड़ ही लेगी, तो वो तो बेचारा घबराया रहेगा ना। वो क्या करेगा? हम ना तैयार है जेल जाने को, वो नहीं तैयार है ना, उनका तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो वो कई बार मैंने देखा है कई प्रदर्शनों में वो ये बदलाव आए, उसके बीच रोड़ा बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो साथ देते हैं, हर तरह के लोग हैं उसमें। तो ये स्पष्ट, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि वो खड़ा करते हैं या वो भड़काते हैं। भड़काते तो खैर कतई नहीं है, भड़काना तो कहना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो बिल्कुल ये तो सरकार ऐसा कहती है। हर आंदोलन में, किसान आंदोलन में भी उनको भड़का दिया गया था, सबको भड़का दिया जाता है जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले। अच्छा, नौकरी को लेकर ये भी बड़ा चलता है हम सोशल मीडिया पे भी, और हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो ये बड़ा तर्क दिया जाता है कि सबको क्या सरकारी नौकरी चाहिए है? सब लोग सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन क्यों करते रहते हैं? या बिहार में खास तौर पे कहा जाता है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सब सरकारी नौकरी तैयारी काहे कर रहे हैं, मोटा दहेज मिलेगा, इस तरह का मजाक भी बनाया जाता है और भी जगहों पर। तो ये इसको लेकर क्या आप लोग सोचते हैं, या छात्रों से जब बातचीत होती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं भी मानता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मैंने आज तक अपने जीवन में ये बात नहीं कहा है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। हम तो बस इतनी बात कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो दे दो। वो देने में क्या दिक्कत है? इस देश में 1 करोड़ सरकारी पद हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का मिलाकर 1 करोड़ के लगभग। आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है। 1 करोड़ परिवारों की बात हम कर रहे हैं अगर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहे तो 24 घंटे में विज्ञापन जारी कर सकती है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी बिल को पास कराने की जरूरत नहीं है। विभागवार विज्ञापन जारी करिए, अपने अपने विभाग में इन पदों को भर सकते हैं आप चाहे तो। ये सरकार नहीं करती है। हमारा तो ये कहना है कि ये जो स्वीकृत पद हैं ये भी संख्या कम है। और ये आपने अच्छा किया ये सवाल पूछ दिया, आपके इसके माध्यम से बहुत लोगों तक बात ये पहुंचे। देखिए, हमारे देश में कुल रोजगार का, पहले ये समझते देखिए कि दुनिया भर में जितने भी देश हों और आप किसी भी तरह की विचारधारा के हों, मतलब वो वहाँ की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करती हो या कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करती हो, कुल रोजगार का कम से कम 9%, 10%, 15%, 20% जो है पब्लिक सेक्टर में होता है जॉब। और मैं हर देश की बात कर रहा हूँ, चीन से लेकर अमेरिका तक की बात कर रहा हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, नॉर्वे, स्वीडन से लेकर हर जगह। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट का कहीं पे भी 9, 10, 15, 20, 25% जो है पब्लिक सेक्टर में जॉब्स हैं, जिसको हम सरकारी नौकरी या उस तरह से नौकरी कहते हैं। भारत में 4% भी नहीं है, 4% भी नहीं है। तो क्या मतलब, देश सरकार चलाने का मतलब सिर्फ विधायक सांसद होना, मंत्री होना होता है? डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा है, शिक्षक की जरूरत, हाँ तो इसलिए और ज्यादा जरूरत है हमें ना। आबादी ज्यादा है तो ज्यादा, मैं तो प्रतिशत में बात कर रहा हूं अभी, मैं अभी संख्या में बात कहां कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना कि जरूरत तो है ना हमें। अब आप देखिए, पुलिस की बात की जाए अगर, अब 5-5.5 लाख पुलिस
के पद हैं जो रिक्त हैं, स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं। जो स्वीकृत हैं उसका अनुपात जो है हमारे देश में प्रति 1 लाख नागरिकों पे लगभग 151-150 पुलिसकर्मी हैं। ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सही में मेंटेन करना चाहते हैं ढंग से, आप अपने पुलिसकर्मियों को थोड़ा आराम भी देना चाहते हैं, वो बेहतर ढंग से एफिशिएंट ढंग से काम कर सके, तो 151 का अनुपात जो है इसको बहुत कम माना गया है। लेकिन इस 151 के अनुपात में भी पद रिक्त हैं। बिहार जैसे प्रदेश में भी, आपने बिहार की बात की, वो अनुपात 51 का है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की कहानी पूरी दुनिया में आप सुनाते हैं। पुलिसकर्मी है 51 के अनुपात से देश में सबसे कम, और उसमें भी रिक्त पद। अब उसको हम भरने की बात कहें और कोई हमको कहे कि सरकारी नौकरी सबको कैसे दे देंगे, आप देखिए स्थिति कितनी भयावह है। तो हम सिर्फ नौकरी की बात तो नहीं कर रहे ना, हम अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इस देश में अगर 11-12 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो हम सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम जब कहते हैं हेल्थ केयर में पद रिक्त हैं तो हम पूरे हेल्थ केयर की बात कर रहे होते हैं। उस समय पूरा देश कैसे चले हमारा, कैसे आगे बढ़े, जिसको प्रगति कहते हैं सही मायने में, वो कैसे हो, उसके लिए जरूरी है ये सारी बातें करना। तो जो कहते हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए, हम तो कह सकते हैं कि वो प्रगति विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, जो कहते हैं कि पुलिस का अनुपात ही नहीं इतना होना चाहिए, शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होनी चाहिए। एक शब्द है जवाबदेही। मुझे लगता है लोकतंत्र का एक तरीके से मूल मंत्र मान लीजिए। हम लोग को ये शक्ति है कि हम लोग जवाब मांग सकते हैं कि हमें ये नहीं दिया, आपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। नेताओं से बात कर सकते हैं, अधिकारियों से अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। चुनाव आता है, सबसे बढ़िया मौका होता है, तमाम आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं, कर्मचारियों के और तरीके के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। पर ये नौकरी की बात होती है, जॉब्स है ना, मैनिफेस्टो में हर बार होता है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की सरकार हो, सब लोग वादा करते हैं इतनी नौकरियां देंगे। पर जब नहीं मिलता और 5 साल बाद हिसाब लेने का मौका आता है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा मानना है कि कोई सवाल जो है वो मुद्दा बना है या नहीं बना है, वो तो इतने भर से तय हो जाता है कि उसको लेकर लोग आक्रोशित हैं या नहीं, सड़कों पे है या नहीं। आप सड़क पे देखते हैं जब लाखों की संख्या में युवा अभ्यर्थी ट्रेनों का चक्का जाम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये मान लेना चाहिए कि ये मुद्दा है। चुनाव में नहीं दिखता, वो एक अलग स्टेप है। इसको हम एक साथ ये सारी बात नहीं कर सकते हैं। पहला है कि ये मुद्दा है, लोग असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं, तभी वो हमको दिख रहा है प्रदर्शनों में और आंदोलनों में। देखिए, चुनाव के वक्त जो बटन दबेगा वो तो ईवीएम पे जो नाम लिखे हुए उसमें से किसी ने कोई ना कोई बटन दबेगा। वहाँ पे ये दाबने का विकल्प तो है नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, वहाँ पे आपको चुनना है किसी एक को। तो इसलिए वहाँ जिनके नाम हैं, जिनके चिन्ह हैं, ये जवाबदेही उनकी होती है। ये जवाबदेही उस आम बेरोजगार युवा की नहीं है कि भाई ये चुनाव के समय मुद्दा क्यों नहीं है। ये जवाबदेही उनकी है जो ये क्लेम करते हैं कि वो इस देश को चला सकते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो राजनीति करने आए हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि इसको जो है हम सत्ता में आएंगे तो चीज़ों को ठीक कर देंगे। ये उनका फेलियर है, ये मुद्दा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। और ये जनता ऐसे नहीं सोचती है, या कई हमारे मित्र साथी ये कहने लग जाते हैं कि भाई लोग का पता नहीं क्या हो गया है। एक फेवरेट जुमला बन गया है कि लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोगों को समझ ही नहीं आता, इस तरह की बातें लोग करने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी तो हम तो खुद देखिए पिछले 4 साल से एक दिन भी रुके नहीं है, लगातार लोगों के बीच ही रहते हैं। अभी बिहार में हमारी यात्रा चल रही थी। एक मायने में और हम थोड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी सभाओं में हमारे कैडर के लोग नहीं होते हैं जिनको हमने कई दशकों की ट्रेनिंग दी हो। वो लोग होते हैं जो सोसाइटी मास का रियल रिप्रेजेंटेशन है। वो लोग जो सही में उन पार्टियों को वोट दे रहे होते हैं, जब उनसे भी संवाद होती है। इस बार भी जब हमने अपनी यात्रा में, हल्ला बोल यात्रा में संवाद किया, तो ये समझ में आया कि लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में सही क्या है, गलत क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है लोगों को। लेकिन चुनना जो है वो हमेशा एक रिलेटिव डिसीजन होता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब मान लीजिए हम 2 लोग हैं, हम दोनों में से चुनना है लोगों को। हम तो दिक्कत यह है कि इस वक्त तो हमारे लोकतंत्र को, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक बॉक्सिंग मैच बनाने की कोशिश हो रही है। 2 लोगों के बीच बॉक्सिंग का मैच है, आपको चीयर लीडर बनना पड़ेगा, एक ही, इसको चुनिए या उसको चुनिए। यही है ना पूरा खेल लोकतंत्र का, ये बन गया है। सांसद, विधायक, मंत्रियों की तो गिनती नहीं है, पावर कॉन्सेंट्रेट सारा एक व्यक्ति में होगा। वो आज की सरकार में भी है, विपक्ष भी वही बनाने वाला है, एक मसीहा को हराना है, दूसरा मसीहा ढूंढ के लाओ।
यही चल रहा है इस समय। तो उस बॉक्सिंग मैच में जो है A वर्सेस B के बॉक्सिंग मैच में मुद्दा खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर हम दोष देंगे लोगों को कि लोग नहीं चुनते हैं। तो लोगों का वो विश्वास बनाए ना, वो जो क्लेम कर रहे हैं उस बॉक्सिंग मैच में कि मैं ठीक कर दूंगा, ये उनका फेलियर है कि उनके प्रति अविश्वास है। जो विश्वास नहीं कर रहा उनका फेलियर नहीं है। किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मुझे सुधार करना पड़ेगा ना, कि मैं कहूँ तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तुम तो बेकार हो, तुम किसी काम के ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक बात। बातचीत के अंत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आपकी पुरानी दोस्ती का जिक्र मैं करना चाहूँगा। योगेंद्र यादव जी के साथ आपका बड़ा जुड़ाव माना जाता था, लंबे समय से आप जुड़े रहे जी। और अभी वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए जी। तो लोगों ने ये भी कहा कि क्या आपका उनका जो जुड़ाव है यहाँ पर भी है, क्या कनेक्शन है, अभी है नहीं है, क्या है? नहीं, योगेंद्र जी के साथ मैंने कई वर्षों तक काम किया है और पिछले 3-4 वर्ष से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। हमारा, जैसा हमारी पूरी बातचीत में कई बार आया, किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनीतिक पार्टी से किसी भी तरह का कोई एफिलिएशन, एसोसिएशन या अफेक्शन नहीं है। तो अपना सारा काम ही पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से है। नहीं, मगर लोग कहते हैं कि वो आपके गुरु की तरह थे और अब लोग ये भी कहते हैं कि आपने उनको छोड़ दिया। क्या भरोसेमंद नहीं है क्या? केजरीवाल साहब के साथ थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। नहीं, क्या भरोसे लायक नहीं? क्या चक्कर क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा ये मानना था कि जो इस वक्त देश के हालात हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस देश में एक बड़ा आंदोलन हो, और उस आंदोलन की संभावना सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के सवाल पर है। और उसका जो भौगोलिक केंद्र है वो हिंदी पट्टी के राज्यों में होगा। ये कुछ हमारी एक समझ रही है, और उसमें मुझे ये लगता है कि उस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल जो आज का है वो फैसिलिटेटर नहीं है ऐसे आंदोलन के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, वो एक मायने में डेटरेंट हो गया है। अब इसमें सिर्फ पार्टियों का दोष नहीं है, इसमें आज जिस तरह का देश में माहौल बना दिया गया जहाँ पे कि ये पूछ दिया जाता है। अब वो एसएससी का आंदोलन हुआ इतना बड़ा, वहाँ मेरे ऊपर आरोप लगता था कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आरोप की तरह प्रेजेंट होता था कि भाई आप आंदोलन कर रहे हैं, आप तो फलां पार्टी से हैं। तो अब सारी ऊर्जा हम इसमें खपाएं कि नहीं, पार्टी से जुड़े होकर भी हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आंदोलन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि पार्टी से स्वतंत्र होकर ही करना चाहिए। तो योगेंद्र जी को जिस ढंग से जैसे लगा करना वो कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मेरा उनके साथ अच्छा संबंध है, उनसे बातचीत होती रहती है, उनसे कोई मेरा झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। रास्ते अलग हो गए। हाँ, कैसे अब उसको आप जैसे प्रेजेंट करें, लेकिन योगेंद्र जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, आदर है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जी, जो और भी लोग पूछते होंगे कि भाई इतने समय से लगे हुए हैं, क्या अंतिम मकसद चुनाव लड़ना है? राजनीति में तो आपने कहा कि देखिए राजनीति में तो मैं हूँ, है ना भाई, लोगों के मुद्दे उठाता हूँ, लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ, तो चुनाव भी लड़ना है? देखिए, मैं तो अब मैंने कहा ना कि हम विश्वास करते हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, लेकिन चुनाव लड़ना ही सिर्फ राजनीति है, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और आज के इस दौर में मुझे लगता है चुनाव लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो ये है जो हम कर रहे हैं। और कभी किसी वक्त लगेगा अगर कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि हम ऐसी कोई बात कहें कि मैं पार्टियों में रह चुका हूँ पास्ट में भी ना, अभी पिछले कुछ वर्षों से नहीं हूँ, तो आई एम एन एक्सट्रीमली पॉलिटिकल पर्सन। वो कोई छिपाने वाली बात नहीं है, आई वेयर इट ऑन माई स्लीव्स, कोई ख़राब बात नहीं है। और कभी किसी दौर में जिस तरह आज मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता ये है, और मेरा जो भी थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है वो इस रूप में हो सकता है जो मैं काम कर रहा हूँ। कल को लगेगा कि अगर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के भविष्य के लिए उसमें योगदान जो भी मेरा थोड़ा बहुत हो सकता है, वो चुनाव लड़के हो सकता है, तो हो सकता है वो भी हो। आज मुझे नहीं पता, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिसमें मैं पूरी तरह से बिलीव नहीं करता हूँ, बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना मेरी नहीं है। लोगों का भरोसा नहीं ना, कल को फिर वो इसका स्क्रीनशॉट चलाएंगे, इसका वीडियो काट के करने की। तब आपने ये कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं बिल्कुल, या आपने कहा था कि चुनाव हमको राजनीति संबंधी, तो आपने वो एक ओपन रखा है कि कल को भाई नहीं पता है क्या हो। मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है
कि इस वक्त मैं नहीं सोच रहा हूँ चुनाव लड़ने की। आज मेरे ध्यान में ऐसी कोई रणनीति नहीं है। इस वक्त बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि देश के नौजवानों के साथ, नवयुवतियों के साथ, युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है, जो धोखा हुआ है बेरोजगारी के सवाल पे, उनके भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस मुद्दे पर एक सकारात्मक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंदोलन खड़ा हो, हमारे देश को, हमारे नीति निर्धारकों को एक दिशा मिले और उससे कुछ बात आगे बढ़े, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। उस कोशिश में किसी भी राजनीतिक पार्टी से मैं दूर हूं, किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है किसी ढंग से। अब ये कहते हुए मतलब ये मैं कोई सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं। हर राजनीतिक दल में अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब ये सब बातें पास्ट में जो लोग कर चुके हैं, वो लोग ऐसे बात करते थे जैसे कि पार्टी में होना पता नहीं क्या होना होता है। हमारे कई मित्र हैं, कई पार्टियों में बहुत आइडियलिस्ट लोग हैं, बहुत आदर्शवादी लोग हैं, जिनको जो तरीका सही लगता है, मुझे ये तरीका इस वक्त लगता है कि मेरे लिए उचित है, हमारे जो देश भर में जो साथी काम कर रहे हैं उनके लिए उचित है। और ये मेरी सिर्फ व्यक्तिगत समझ नहीं है, ये एक सामूहिक समझ है हमारे पूरे आंदोलन की। तो उसको लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। आगे इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरे कन्विक्शन से करते जाएंगे और देखते हैं क्या होता है इसमें। आगे का रोड मैप क्या है? आगे का रोड मैप क्या होने वाला है? देखिए, हमारी 24 के चुनाव भी एक साल बचे हैं, करीब है। इस साल भी 3 राज्यों का चुनाव चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के चुनाव भी होने हैं। ठीक बात है। चुनाव तो लगातार चलते ही रहते हैं। जी, चुनाव तो हमारे देश में चलते ही रहते हैं। ठीक बात है। ये 24 महत्वपूर्ण है चुनाव मेरे हिसाब से। और पिछले कुछ वर्षों के अपने काम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये साबित किया है कि वो तो कम से कम इस विषय पर कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये हमारा स्पष्ट मानना है। वो जो सत्ता में आए 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ, वो जो अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग वादे इतने सुंदर सुंदर उन्होंने किए। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उससे पहले कहा कि मतलब सिर्फ रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरियां देंगे 2 साल में। और उसके बाद जो भर्ती निकाली वो 4 साल पूरा हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भर्ती, एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती। पदों को ख़त्म किया जा रहा है। हर वो नीति बनाई जा रही है जिससे हमारे देश में जॉब मार्केट श्रिंक हो रहा है। आप देखिए, आंकड़ों में देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है हमारे देश में। स्थिति बहुत भयावह है। और समाधान की बजाय यह सरकार जो है मानने को भी तैयार नहीं है कि समस्या है, जो प्रॉब्लम है। आप समाधान कब निकालते हैं किसी चीज़ का? जब आप मानते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। मतलब आपके घर के सामने जल जमाव हो जाए, मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। घर से निकले, पाँव रखा, लगा कि ये तो पानी जम गया है यहाँ पे बारिश का। तो अगर आप उसको समस्या मानेंगे तो आप वो पानी को निकलवाएंगे या वहाँ मिट्टी भरवाएंगे या किसी को कहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप वहाँ एक बोर्ड लगा दें डल झील का। तो आज वही हो गया है कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी सब बढ़ रही है हमारे देश में। और उसी नाव में बैठे हुए 2 लोग ऐसे हैं जो उड़ रहे हैं। देश डूब रहा है और उसी देश में ऐसे भी लोग हैं जो उसी अर्थव्यवस्था में, उसी दौर में दुनिया के सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी नीति है, ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन हम में से ही 2 लोगों के ऊपर ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो अलग ढंग से काम कर रहे हैं? वो इन बातों को तो समझने की क्षमता होनी चाहिए युवाओं में। उसका प्रभाव रोजगार पे, नौकरियों पे, नीतियों पे भी पड़ रहा है। और इन कारणों से मुझे लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हारना बहुत आवश्यक है। अब आवश्यक है इतना ही कह सकते हैं हम, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ने का काम और ये सब कर नहीं रहे हैं अभी। लेकिन कोशिश है कि 2023 का जो ये साल है, इसमें हम एक और प्रयास करें कि सरकार समझे, इस समस्या को समझे, इसको लेकर कुछ करने की कोशिश करें। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि देश के नौजवान युवाओं को लगे कि भाई न सरकार को समझ में आ रहा है, न बाकी जो पार्टियां हैं वो उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को स्वर दे पा रही हैं ढंग से। तो चुनाव लड़ना सिर्फ कुछ परिवारों की ही जागीरदारी क्यों रहे? तो फिर चुनाव लड़ेंगे, लोग भी लड़ेंगे, नए लोग भी लड़ेंगे। तो बातचीत खत्म करते हैं। ये बैठकी थी हमारी, हमने छात्रों की बात की, रोजगार के विषय पर बात की, पेपर लीक को लेकर बातचीत की। क्या हो सकता है, किस तरीके से ये पेपर लीक रुक सकते हैं, छात्रों के मुद्दे उठ सकते हैं, सरकारें सुनेंगी नहीं सुनेंगी, हर तरह की बात करने की कोशिश की इस बैठकी में।
इस पूरी बातचीत पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।